हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। इसमें हम देखेंगे कि भूमिका से संबंधित जो प्रोविज़न हैं उनको कैसे करना चाहिए। साथ ही हम इसमें ये देखेंगे कि वास्तव में निष्कर्ष कैसे लिखना चाहिए, और ये भी देखेंगे कि जो मुख्य विषय वस्तु है उसके अंतर्गत हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपने हमारे प्रीवियस 3 पार्ट को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर श्री आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने पार्ट में भूमिका लिखने के बारे में इसमें पढ़ना है। ऑलरेडी हमने एसे से संबंधित कई सारी बातों को पिछले पार्ट्स में डिस्कस कर लिया है, चाहे वो एसे के क्या होता है उसके बारे में, या फिर एसे कितने टाइप का होता है उसके बारे में, या फिर एसे व लेख के मध्य क्या डिफरेंस होता है उन चीज़ों के बारे में। और साथ ही हम ये देख रहे थे कि जब हम एसे राइटिंग करते हैं तो उसमें हमें कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं या किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और उसी दिशा में ये हमारा डी पार्ट है, या आप कहें चौथा पार्ट है, जिसमें हमें ये देखना है कि भूमिका को कैसे लिखा जाता है। ऑलरेडी हमने कई सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, चाहे वो विषय को कैसे समझना है, विषय के शब्द जो होते हैं उनको कैसे देखना है, साथ ही रूपरेखा कैसे बनानी है। इन 3 चीज़ों को हमने अपने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था। इसमें हम भूमिका से संबंधित प्रोविज़न को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जैसा कि पता है कि जो निबंध होता है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो भूमिका ही होती है। आप में से कई सारे लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि हम जब भूमिका लिखें तो अपने निबंध को जो 1200 वर्ड में समायोजित करने का हम प्रयत्न करते हैं, उसी का एक सार लिख दें अपनी भूमिका के अंदर। तो आप में कई सारे लोग हो सकता है इस बात से आपके सहमत हों, बट मेरा ये मानना है कि आप अपनी भूमिका में किसी भी प्रकार के सार का उपयोग ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उसमें भूमिका में लिखे हुए सार का उपयोग कर देते हैं तो बेसिकली आप एग्जामिनर को सारी बातें अपनी एक जगह पर कह दी। और जब आपने अपनी सारी बातें एक जगह पर कह दी तो एग्जामिनर को लगता है कि बाकी बातें पढ़ने से क्या फ़ायदा। अर्थात आप एग्जामिनर को जिज्ञासु प्रवृत्ति का नहीं बना पाते हो, या कहें कि आप पाठक को पहले ही बोर कर देते हो, या आप पाठक को पहले ही क्लाइमेक्स बता देते हो। और आप बताइए कि अगर आप कोई मूवी देखते हो, अगर आपको पहले ही पता चल जाता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो क्या आप पार्ट 2 देखते? नहीं देखते। राजा मौली साहब ने इसी चीज़ का बेहद ध्यान रखा कि क्यों ना हम इनको भूमिका में वो बताएं ही ना, और पार्ट 2 जब तक ना बन जाए तब तक इनको दिखाएं भी ना। और आप देखिएगा जब पार्ट 2 भी आपको दिखाया जाता है तो उसमें शुरू में ही आपको नहीं दिखाते वो कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आपको अंत में ही पता चलता है। यानी कि आपको वो 4 घंटे की मूवी दिखाने के बाद आपके एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपने 1.5 घंटे के एग्ज़ाम के अंदर एक ऐसे को लिखने में जो आपका 1.5 घंटे का समय लगता है, तो उसमें आपको एग्जामिनर को 1.5 मिनट में ही अपनी बात बताओगे? उसको भी तो थोड़ा टाइम दो। समझ गए? तो आप देखिए कि जब आप में से कई सारे लोग कहते हो ना कि कहानी का हम सार लेते हैं, तो होता क्या है उसमें दोहराव आ जाता है। और वही बात है कि दोहराव से आप क्या करते हो, बारंबारता आ जाती है, जिससे वो एग्जामिनर बोर हो जाता है। क्लियर? फिर आप देखोगे, मैंने जैसा आपको अभी बताया कि आप बाहुबली की तरह यूज करिए कि आप अपनी बात को रहस्यमय बनाइए, ताकि पाठक को लगे कि अभी उसे कुछ नया पढ़ने को मिलने वाला है। क्लियर? जैसे कि आप जब मूवी देखे थे तो आपको लगा नहीं था कि अच्छा ये सीन तो वहाँ रह गया था, ये सीन यहाँ पे रह गया था। या आप कोई भी मूवी देखते हो, आप ये मत सोचिए कि मैं बाहुबली की एडवर्टाइज कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे उन्होंने कैसे उपयोग किया। ठीक? अब मन में आपके आएगा कि आखिरकार हम भूमिका भी लिखें कैसे। जब आपने कह दिया कि हम भूमिका का सार न लिखें, तो हम भूमिका को किस तरीके से लिखें? तो इसके लिए हमने कोशिश की है कि कई बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाएं कि भूमिका को कैसे लिखना है। पहली बात कि आप जब भूमिका की शुरुआत करें तो उसमें तथ्य व सूचना कम से कम दें। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आप विचार परक ए से लिखते हो
तो तथ्यों का उसमें समावेश कम होना चाहिए, बल्कि तर्कों का और विचार की प्रधानता का समायोजन ज़्यादा हो। अगर आप ज़्यादा तथ्य देते हो तो फिर वो लेख बन जाता है। सूचना आप देते हो तो वो लेख बन जाता है, वो आपका संपादकीय बन जाता है, वो आपका ऐसे नहीं बनता। क्लियर? तो इस बात को आप अवॉइड करें। फिर आप जो दी गई पंक्ति है उसको परिभाषित करने की अपेक्षा अपनी उक्ति को ही परिभाषित करें। अपनी उक्ति का मतलब, जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले पार्ट में बताया था कि देवों की विजय दानवों की, अगर आप इस चीज़ को आप परिभाषित करने की शुरुआत करोगे, या फिर आपको मैंने बताया था कि आप इस जगह की अपेक्षा आप बीबीसी के इस बात का अगर आप उल्लेख कर दो, जैसा कि आप देखिए। अपने जज्बे, जिद और जुनून से असमानता के स्पीड ब्रेकर को हटाती महिलाओं के लिए अब 8 मार्च सिर्फ अधिकार मांगने या जश्न मनाने का ही दिन नहीं रहा, बल्कि ये दिन ये ऐलान करने का है कि औरतें अपने तकदीर का फैसला अब किसी और के भरोसे छोड़ने को तैयार नहीं है। आपने देखा कि इसमें कम से कम लाइन में कैसे इस पर्सन ने एक क्वेश्चन रेस कर दिया, और अब आप इसी क्वेश्चन को रेस करते हुए अपनी पूरी कहानी गढ़ सकते हैं। क्लियर? फिर आप देखोगे जब आप भूमिका लिखो तो भूमिका ऐसी ना हो कि आपकी 2 से 3 पैरा को ले जाए या आपके 200 से 300 वर्ड को कवर कर ले, क्योंकि आपका ऐसे 1200 वर्ड का होता है। तो आपसे ये अपेक्षा रहती है कि आप इसमें 10 से 15% ही भूमिका में अपने वर्ड्स को खपाएं। यानी कि आप या तो 120 वर्ड की लिख दें या मैक्सिमम 150 वर्ड की लिख दें, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर? तो आपको ये बातें क्लियर हो गई। फिर है कि आप जब अपनी भूमिका को लिखें तो उसके लिए केवल और केवल एक पैरा का ही उपयोग करें। आप उसमें ऐसा ना करें कि आप उसमें 3 से 4 पैरा को कवर कर ले जाएं, और जब 3 से 4 पैरा सिर्फ आप भूमिका में ही खपा देंगे तो आप विश्लेषण कैसे करेंगे, आप प्रश्न के मुख्य भाग को कैसे टैकल करेंगे। और अगर आप प्रश्न के मुख्य भाग को ही टैकल नहीं करेंगे तो आपके व्यक्तित्व का कैसे एग्जामिनर परीक्षण कर पाएगा। और जब आपके व्यक्तित्व का ही परीक्षण नहीं होगा तो फिर आपसे ऐसे वो लिखवा ही क्यों रहा है। क्लियर? तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। जरूरी नहीं है कि आपकी जो भूमिका हो वो पहली पंक्ति से ही विषय से संबद्ध हो। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि पुरुष असफल हो गए हैं, महिलाओं ने नेतृत्व संभाला है। और आप अगर इस जगह पे जयशंकर प्रसाद की उस कविता का उल्लेख कर दो, दिशा दीप्त हो बन उठी, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपने उससे थोड़ा हटके बताया, लेकिन आप एक जगह ऐसे आओगे धीरे धीरे कि आप अपनी लाइन को वहाँ पे कन्वर्ट करते जाओगे। कहने का मतलब, आप में से कई सारे लोगों ने हो सकता है नदी में नहाए हो या किसी नहर में नहाए होगे, तो आपने देखा होगा नदी का जो किनारा होता है वो काफ़ी कम गहरा होता है, लेकिन धीरे धीरे आप जब उतरते जाते हो तो काफ़ी गहराई में चले जाते हो, और फिर आप वहाँ से वापस आते हो, तभी तो मज़ा आता है। वही आप ऐसे में करो। आप धीरे धीरे गहराई में एग्जामिनर को, पाठक को उतारो, और फिर उसको बाहर निकालो। बाहर निकालना कहाँ पे? आपको निष्कर्ष में। यानी कि उसको फील हो कि हाँ वो नहा कर आ गया, यानी कि वो आपकी उस कहानी की चंद लाइनों में इतना खो गया कि वो लगा उसको कि हाँ किसी व्यक्ति ने ये आंसर लिखा है या किसी पर्सन ने ये ऐसे लिखा है। क्लियर? फिर आप में से कई सारे लोगों को लगता है कि हम भूमिका को पहली बार में अच्छा नहीं लिख पाते हैं, तो बिल्कुल आप परेशान मत हो। अगर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की कैपेसिटी है तो आप क्या करें, अपने रफ पेपर में भूमिका के बारे में लिख लें कि वास्तव में भूमिका हमें कैसे लिखनी है। अब आपके मन में आया होगा सर इतना टाइम कैसे मिल सकता है, तो आपको पता हो कि आपको 1200 वर्ड के 2400 वर्ड का आपको 2 ऐसे लिखने हैं। और आप में से कई सारे लोग एस जीएस और ऑलरेडी ऑप्शनल का एग्ज़ाम आपको देना है, और आपको पता है कि उन जीएस और ऑप्शनल को अगर हम मिला दें तो आपको उसमें 3500 लगभग 3500 वर्ड आपको लिखने पड़ते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब आपको 1100 वर्ड कम इसमें लिखने हैं तो आपके पास भूमिका लिखने का तो समय ऑलरेडी हो ही जाएगा ना। ठीक? फिर आप देखिए कि जब भूमिका लिखी जाती है तो बेसिकली भूमिका का कोई एक तरीका नहीं है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं एक कविता के माध्यम से मैंने उसको प्रस्तुतिकरण किया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कविता के माध्यम से उसका प्रस्तुतिकरण करें। आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
या आप किसी स्टोरी के माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं, या आप कोई ऐसे रहस्यमय तथ्यों की आप जानकारी दे सकते हैं जिससे एग्जामिनर को लगे अच्छा ये न्यूज़ तो मैंने देखी नहीं। या आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी जो मैं बीबीसी की आपको क्लिप दिखा रहा हूँ वो शायद आप में से शायद किसी ने नहीं देखी होगी और पहली बार देख रहे होंगे, तो आपको भी तो रहस्यात्मकता लग रही ना कि ये लाइन कहाँ से आ गई इतनी अच्छी, ये हमारे से कैसे मिस हो गई। तो वही आपको एग्जामिनर को फील कराना है। क्लियर। लेकिन जब आप इस चीज़ को कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें, आप इतने रहस्यमय मत हो जाएं कि आपकी वो बात नाटकी लग जाए। नाटकी का मतलब कई बार क्या होता है कि हम अपने तथ्यों और तर्कों से परे जाकर बिल्कुल रहस्यात्मकता को दर्शाने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें एग्जामिनर को लग जाता है कि आप अपनी बात बिना तर्क और बिना तथ्य के बोल रहे हो, यानी कि बिना आप पंख को तोले हुए गगन में उड़ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। क्लियर। आप गिर जाओगे। ठीक। फिर या तो आप कोशिश कर सकते हो जैसे कि ये जो अभी हमने देखा ना ऐसे कि पुरुष असफल हो गए हैं, महिलाओं ने नेतृत्व संभाला है। अब आप यहाँ पे इस तरीके से भी शुरू कर सकते हो कि महिलाओं ने नेतृत्व संभाला है, ये तो अपनी तरफ एक बात है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाओं ने नेतृत्व काफ़ी कमतर है। अब आप यहाँ से जब शुरू करोगे ना तो एग्जामिनर को आपने एक नया डायमेंशन दे दिया, उसको सोचने के लिए आपने मजबूर कर दिया कि उसने तो कहा है कि महिलाओं ने नेतृत्व संभाल लिया है, लेकिन आपने उसको ये दर्शा दिया कि भाई साहब अभी महिलाओं ने नेतृत्व नहीं संभाला है। पॉलिटी की ही बात हो अगर हम बात करते तो नेतृत्व का मतलब ये नहीं होता है कि आप 10-20 महिलाओं को देखकर ये कह दो कि महिलाओं ने अब नेतृत्व संभाल लिया है और जो पुरुष हैं वो असफल हो गए। अभी कई सारी महिलाएं ऐसी बाकी हैं जो अभी नेतृत्व की भूमिका में नहीं आ पा रही। क्लियर। तो आप ऐसे दर्शा सकते हो, यानी कि नकारात्मक धारणा से आप खंडन करने की शुरुआत कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें उपरोक्त कोई भी तरीका नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे अपने निजी अनुभव से अपनी बात को शेयर कर सकते हो। आप निजी अनुभव का मतलब क्या? आप देख सकते हो कि आपके सिस्टर्स, आपके पड़ोसी या आपके विलेज में रहने वाले जो भी वुमेन्स हैं वो, या जो पुरुष हैं वो, उनके बारे में आप उनकी घटनाओं को अपने मन मस्तिष्क में इमेजिन करें और उस बेस पे लिख दें। अब जब आप निजी अनुभव की जब बात करते हैं ना तो वास्तव में एग्जामिनर को आपका व्यक्तित्व सामने दिख जाता है। और जब आप निजी अनुभव की बात करेंगे तो आप तभी तो करेंगे जब आपने उसमें एक बेहतर से बेहतर डिसीजन देख लिया होगा। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसी ना किसी विलेज से रिलेट करते होंगे और आप वहाँ देखते होंगे कि आपकी विलेज की कोई महिला, आपके विलेज का कोई पुरुष पढ़ने में तो काफ़ी टैलेंटेड है बट उसको रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है। अगर उसको रिसोर्सेज मिल जाए तो वो अपने गांव को अच्छे से लीड कर सकती है या कर सकता है, तो आप वहाँ से दर्शा सकते हो। क्लियर। फिर आप देखिए कि विषय के शब्दों का स्पष्टीकरण वाली भूमिका हो। जैसे कि मैंने आपको बताया पुरुष असफल हो गए तो आप या तो इसी को एक्सप्लेन करते जाएं, उस आधार पे आप अपनी भूमिका लिख दें। लेकिन ये काफ़ी मतलब निचला स्तर माना जाता है कि आप लाइन को देखकर ही उसे आप आंसर में लिख दें। क्यों? क्योंकि आप इसमें ज़्यादा लंबी दूरी नहीं तय कर सकते। आप बेसिकली फिर चंद लाइनों में ही एग्जामिनर को अपने अंदर की सारी बातें बता चुके होते हैं, इसलिए इस तरीके को नहीं अपनाना चाहिए। या फिर आप प्रश्नों पर आधारित का मतलब क्या है कि आप एक प्रश्नवाचक जाहिर कर दें। जैसे पुरुष असफल हो गए क्या ये सच है? महिलाएं सफल हो गई क्या ये सच है? अगर महिलाएं नेतृत्व संभाल ली हैं तो फिर क्यों हमें समाज में नित्य महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध की जानकारी मिलती है? क्यों हमें ये एहसास होता है कि आज भी महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण की बात नहीं की जा रही? क्यों आज भी हमें लगता है कि विश्व के पटल पर महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर संघर्षरत हैं? क्यों आज भी हमें लगता है कि 8 मार्च को जब हम नेशनल वुमेन डे मनाते हैं तो कई सारी महिलाएं अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं? क्यों हमें ऐसे लगता है कि विश्व के कई सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर आज भी महिलाओं को किसी न किसी प्रकार के गलत कामों में उपयोग किया जाता है? क्यों हमें आज भी लगता है कि न्यूज़पेपर का कोई भी ऐसा पन्ना महिलाओं की किसी न किसी घटना से संगीन ना हो? आप ऐसे दर्शा सकते हो, यानी कि
आप यहाँ पे यम और नचिकेता के उस संवाद की तरह जाहिर कर सकते हो जिसमें प्रश्न और उत्तर समान हो। और जब आप ऐसा करते हो तो एग्जामिनर के माइंड में लगता है वाओ इतना ब्रॉड डायमेंशन, यानी कि आपने हर एक कंट्री, हर एक मुल्क, हर एक समस्या और बेसिक से बेसिक जानकारी को उसको बताने का प्रयत्न किया। क्लियर? तो आप ऐसा कर सकते हो। फिर बात आती है कि क्या हम विचारोत्तेजनक भूमिका लिख सकते हैं। विचारोत्तेजनक भूमिका का मतलब ये होता है कि आप जैसे अमूर्त विषय जब लिखते हैं ना, तो वहाँ पे ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। मतलब कि आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा कि जो भूमिका होती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, विषय पर सीधी हिट कर देते हैं। मतलब विषय पर अपनी डायरेक्ट बात बताएंगे कि देखिए पुरुष असफल क्यों हैं, महिलाएं क्यों सफल हैं, और अपनी कहानी गढ़ने का प्रयत्न करते हैं। क्लियर? तो इसमें ये लगता है कि शायद हो सकता है एग्जामिनर के अंदर एक उत्तेजना जगे, एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ ये व्यक्ति जो बातें कह रहा है ये काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन ये बातें जो हम जब करते हैं विचारोत्तेजक भूमिका, तो इसमें ज़्यादातर फायदा ये रहता है कि जब आप अमूर्त विषय लिख रहे हों तो वहाँ पे इनका उपयोग करें। मूर्त विषय में इन्हें उपयोग करने में इसलिए दुविधा है क्योंकि आप किसी न किसी टॉपिक से बंध चुके होते हो। आपके पास एक डोर होती है। डोर का मतलब जैसे पुरुष असफल हो गए हैं, महिलाओं ने नेतृत्व संभाला है, तो आप अपनी कहानी यहीं से तो शुरू कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे ख़त्म कर सकते हो। आप ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि अंतरिक्ष की पहेलियों को आप यहाँ दर्शाने लगो। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि बच्चों के बारे में आप यहाँ पे लिखने की शुरुआत कर दो। ऐसा आप नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास अमूर्त विषय है, जैसे अभी आपने देखा था ना, हमने एक अमूर्त विषय पढ़ा था, क्या नाम है, सरलता जीवन का चरम परिष्करण है। तो आप उसमें दिखाइए कि बचपन से लेके आज तक सरलता का क्या मतलब। कहने का मतलब वहाँ पे आप अपने विचारोत्तेजक भूमिका को अच्छे से लिख सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। चलिए, अगली बात है हमारी, जब हम अपनी भूमिका को लिख लेते हैं तो उसके बाद हम प्रश्न की मुख्य बॉडी में ध्यान लगाते हैं। मुख्य बॉडी का मतलब जैसे आपका मस्तिष्क है वो एक तरीके की भूमिका है, आपके शरीर का जो मध्य भाग है गले के नीचे का, वो पूरा का पूरा बॉडी है। अब आप खुद ही बताइए कि आपका जो सर है वो बॉडी की अपेक्षा छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है। और आपका जो बॉडी के मुख्य भाग है वो काफ़ी बड़ा है। तो यानी कि ऐसे भी जब हम लिखें और उसमें जो मुख्य विषय की बात करें तो वो 70 से 80% हो पूरे 100% का। क्लियर? तो यानी कि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होगा वो इसी बॉडी पे होगा। क्यों? क्योंकि यही तो हमारे अंदर बॉडी के सारे फंक्शन को मेंटेन करता है। यही बॉडी के तो अलग अलग पार्ट्स को भोजन पहुंचाता है। यही तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कार्य करने के लिए उन सारे ब्लड वेसल्स को मेंटेन करता है। क्लियर? और फिर हमारा निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब आपके जो पैर हैं उनके बारे में। समझ गए? तो हम देखते हैं कि मुख्य विषय वस्तु को कैसे लिखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप भूमिका लिख लेते हैं, हालांकि भूमिका एक टफ प्रोसेस है, बट आप अगर नित्य अभ्यास करते हैं तो आप उस पर अपनी एक कमांड बना लेते हैं। क्लियर? अब जब आप मुख्य विषय वस्तु के बारे में लिखते हैं तो ये भूमिका की अपेक्षा काफ़ी इजी होता है। क्लियर? इसमें हमें केवल दो बातों का ध्यान रखना है, वो ये कि हम जब भी विवेचना करें वो विषय के अनुरूप हो, विषय से उसमें भटकाव ना हो। और जब विवेचना हम करें और विषय के अनुरूप अगर हमें उसे बनाना है तो कोशिश ये करें उसमें पक्ष और विपक्ष का अनुपातिक समायोजन हो। ऐसा ना हो कि हम पक्ष की बातें इतनी कह जाएं कि विपक्ष में कुछ बचे ही ना। आप पक्ष और विपक्ष के मध्य प्रश्नों की श्रृंखला को लांघते हुए आप एक उचित तर्क की ओर जब पहुंचते हैं, उचित निष्कर्ष की ओर जब आप पहुंचते हैं, आपकी भाषा में जब एक प्रवाहमान बना रहता है तो एग्जामिनर को लगता है कि आपकी जो शैली है वो अंतर्ग्रंथित है, आपका जो व्यक्तित्व है वो उन विचारों से अभिभूत है, और आपका जो चरित्र है वो बिल्कुल कसा हुआ है। यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाने वाले नहीं हो और आपने जो बातें कही हैं वो बनावटी नहीं है। क्लियर? तो आप इसमें उचित बातों का ही समावेश करें, फालतू की बातें मत मेंशन करें। साथ ही वही लेखनी को प्रवाहवान बनाएं। प्रवाहवान कैसे बना सकते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप कोशिश करें कि उसे द्वंद्वात्मक शैली में लिखें।
और एक बात जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रवाहवान के लिए वो ये कि आपका जो अगला वाक्य हो वो पिछले वाक्य का शीर्षक की अपेक्षा तार्किक परिणाम लगे। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे लिखा है कि महिलाएं ब्रिटेन में कैसे अच्छे अवसर प्राप्त कर रही हैं और फिर यहाँ पे आप दूसरी बात शुरू कर दो कि भारत में महिलाओं का ये है, मतलब टूटा हुआ ना लगे। आपको ब्रिटेन की जो बात आपने कह दी फिर उसी का परिणाम अगली लाइन पे दिखे। क्लियर? और आपका जो पैरा हो वो पिछले पैरा का पड़ाव लगे। मतलब आपने जब यहाँ पे ब्रिटेन की बात कह दी पूरी तब यहाँ पे एग्जामिनर को लगे कि हाँ अब इंडिया की बात कहेगा, अब सीरिया की बात कहेगा, अब अमेरिका की बात कहेगा। क्लियर? तो ऐसा फील हो, एक सीढ़ी दर सीढ़ी बिल्कुल उसको उतरने का एक मौका मिले, ऐसी बातें आपको अपने आंसर में मेंशन करनी है। क्लियर? फिर आप देखेंगे कि जब हमने इतनी सारी बातें कंप्लीट कर ली तो ये आता है कि हम जब अपने पैरा को चेंज कर रहे हों, प्रथम पैरा को अंतिम पैरा से चेंज कर रहे हों, तो उसको जोड़े कैसे, कैसे फील हो हमारा लास्ट पैरा अगले पैरा की शुरुआती बातों से जुड़ा हुआ है। तो आप इसके लिए कई सारे कंजंक्शन का उपयोग कर सकते हो, या कहें कि आप उन संयोजक शब्दों का उपयोग कर सकते हो जो आपकी शैली को, आपके पैरा को एक प्रवाहवान बनाते हैं। कौन से हैं? जैसे स्मरणीय हो, सिक्के का पहलू, ध्यान देना चाहिए, ध्यातव्य हो, मंतव्य हो, क्या ये मानकर समस्या का समाधान हो जाएगा, आदि इन वाक्यों से हमें रूबरू रहना चाहिए। इन वाक्यों को हमें हर जगह पे उपयोग करना चाहिए। आप देखोगे जब भी आप कोई आंसर राइटिंग करते हो और उसमें जब मूल्यांकन या विवेचना जैसे शब्द आते हैं तो आप पहले क्या करते हो, आप उस प्रश्न को पूरी तरह से विस्तार दे देते हो और फिर बताते हो किंतु सिक्के का दूसरा पहलू है, या स्मरणीय हो कि ये भी बातें। तो इससे क्या लगता है एग्जामिनर को, अच्छा अभी स्टोरी में कुछ शेष है, चलो उसको भी पढ़ते हैं। क्लियर? इसमें उसको ये भी दर्शा देते हो आप कि अच्छा अभी बात हमारी ख़त्म नहीं हुई है, यानी कि अगर उसको नींद लग जाए, अगर उसको लगे कि अब मैं बोर हो गया हूँ, तो वो यानी कि सुसुप्तावस्था में चला जा रहा हो, तो आप उसको अपने स्मरणीय है, साथ में सिक्के का दूसरा पहलू, इन बातों से आप क्या करते हो, आप उसे जागृत कर देते हो और उसे एक संदेश पहुंचा देते हो, महाजन अभी क्लाइमेक्स बाकी है। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें आपके ऐसे राइटिंग के अंदर होनी चाहिए और ये आपकी नित्य अभ्यास से आएंगी। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ऐसे राइटिंग करना इतना बेहतर से बेहतर सीख जाओगे। आप डेली प्रयास करोगे तो आप अच्छे से अच्छा ऐसे लिखोगे। क्लियर? तो आपने मुख्य भाग की बातें समझ ली। अब हमारी बात आती है कि अंतिम निष्कर्ष हम कैसे दें। कई सारे स्टूडेंट्स को लेकर इसमें मतभेद है, या कई सारे एक्सपर्ट को लेकर इसमें मतभेद है कि जो हमारा निष्कर्ष हो वो बिल्कुल कैसा हो कि जो हमने शुरू में बातें लिखी हैं या हमने जितनी बातें अपनी बॉडी में बताई हैं उन्हीं से संबद्ध हो। तो ऐसा नहीं करना है हमें। क्लियर? तो पहले हम क्या देखेंगे कि इन निष्कर्ष का संबंध मतलब क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि निष्कर्ष को कैसे लिखना है। क्लियर? तो जैसा कि आपको पता है कि जो ऐसे होता है हमारा, उसका अंतिम चरण है ये निष्कर्ष। क्लियर? और भूमिका की भांति इसकी भी अपनी महत्ता है। अभी हम बताएंगे कि भूमिका के तहत इसकी अपनी महत्ता क्यों है। अब आप बताइए, आपने अभी तक हमारे 3 पार्ट देख लिए, ठीक? बट जब भी मैंने आपसे चौथा पार्ट ये शुरू किया तो मैंने आपको ये बताया ना कि आप हमारे 3 पार्ट को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यानी कि हमने आपको इस बात के लिए अवेयर कर दिया कि हमने 3 पार्ट में ऐसी कुछ बातें बताई हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, शुरुआती बातों को याद रखने के लिए आप पहले वो पार्ट देखेंगे जाके। क्लियर? और अगर मैं इन बातों में उन्हीं बातों को रिपीट कर दे रहा हूँ तो आपको लगेगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर हम नहीं भी देखते हैं तो हमारा काम तो चल गया। यानी कि आपका जो निष्कर्ष है वो शुरू के पार्ट से लेके तीसरे पार्ट तक को लेकर चौथे पार्ट में भी समायोजित लगे, बिखरा हुआ ना लगे। क्लियर? यानी कि जब एग्जामिनर आपका निष्कर्ष पढ़े तो उसको अपनी वो सारी बातें याद आ जाएं, उसकी भावना को आप ऐसे छू जाएं कि वो अपने आप आपको औसत से अधिक अंक दे दे। मतलब उसको आप मेहनत ना करवाएं। जैसे कि आप में से कई सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे
तो हो सकता है कुछ के मन में आ रहा हो कि चलिए यार हम 3 पार्ट वो देख सकते हैं पुराने क्या, लेकिन कुछ के मन में आ रहा होगा कि चलो इसी से काम चल गया। यानी कि आप बोर तो नहीं हुए इस पूरे वीडियो को देखने में। तो ये सारी चीज़ें ऐसी आपको अपने एसे में दर्शानी है। क्लियर? अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि भाई साहब ये बताइए, इतनी कहानी गढ़ने के बाद हम एक अच्छा निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? आपने जैसे हमें बता दिया कि एक अच्छी भूमिका कैसे लिखनी चाहिए, तो वैसे ही आप हमें ये भी बता दो कि एक अच्छा निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल हम आपकी इस समस्या का भी समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे अच्छा निष्कर्ष क्या होता है? अच्छे निष्कर्ष में आप जब भी लिखें तो एग्जामिनर को ये लगे कि उसने शुरू से लेकर अभी तक जितना भी पढ़ा है वो कहीं से उसको अधूरा नहीं लग रहा, यानी कि उसे पूर्णता का एहसास हो जाए और उसे ये फील हो कि अब इसके आगे लेखक की लेखनी कुछ नहीं कह सकती और इस पर्सन ने अपनी उन सारी डायमेंशन को कवर कर लिया जितनी डायमेंशन संभव हो सकती थी, यानी कि कुछ भी अब शेष ना रहे। क्लियर? फिर आप देखोगे कि कई सारे लोग, जैसा कि मैंने बताया, कि कुछ कहते हैं कि आप बिल्कुल गीता के सार की तरह अपनी बातें कह दो। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर एग्जामिनर को वही फील आप करा दोगे कि हम आपको दोहराव करा रहे हैं, हम आपके अंदर वो बारंबारता ला रहे हैं। आप एक बात बताइए, किसी भी पर्सन को अगर आप बार बार यही कहोगे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो क्यों पढ़ेगा? अगर आप उससे ना कहो और आप कह दो बेटा एक पढ़ लेना थोड़ी देर बाद, वो कहेगा ठीक है मम्मी पढ़ लेंगे, तो वो पढ़ लेगा। आप उसे रिपीट मत करिए। क्लियर? तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आपको रिपीट नहीं करना है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऐसे है ना, आपके जीवन के हर एक पहलू से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप हमेशा समझिए कि अगर आप रिपीट करते हो तो एग्जामिनर को जानते हो क्या लगेगा, कि जब ये आईएएस ऑफिसर बनेगा या बनेगी तो ये अपने कलीग से बात मनाने के लिए उसे बार बार फोर्स करेगी और हो सकता है इसका कलीग रिज़ाइन करने को तैयार हो जाए। मतलब वो इतना इरिटेट हो जाएगा। तो वो इरिटेशन आपको उस अपने कलीग्स के अंदर नहीं लानी है। क्लियर? उसको अच्छे से समझाना है। फिर आप में देखोगे कई सारे लोग जब निष्कर्ष देते हैं तो वो काफ़ी किसी ना किसी सुक्ति का उपयोग कर देते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति का उपयोग कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका निष्कर्ष जो हो वो मौलिक हो और मर्म स्पर्शी हो। मौलिक का मतलब उसमें कोई ना कोई सुझाव छिपा हो, कोई ना कोई संदेश छिपा हो, कोई ना कोई ऐसी भविष्य की बात छिपी हो जो एग्जामिनर के हृदय को बिल्कुल छू कर निकल जाए और एग्जामिनर को लगे कि वाह भाई मज़ा आ गया। जैसे आप देखोगे कि जब बॉक्सिंग मैच होता है तो आप में कितने भी राउंड हों, लेकिन जो अच्छा बॉक्सर होता है वो अपने बस एक उस पंच को छिपा कर रखता है जो लास्ट में पूरी की पूरी बाजी पलट देता है। तो वही आपका निष्कर्ष हो कि आप अपने एक ऐसी बात को छिपा कर रखें कि पूरी की पूरी अंत में वो आपकी बाजी ही पलट जाए। क्लियर? और ये सब मेहनत से आएगा। आप अगर नित्य अभ्यास करेंगे ना तो बिल्कुल आप बेहतर से बेहतर ऐसे राइटिंग कर लेंगे। क्लियर? फिर है कि निष्कर्ष का आकार कितना हो, तो वही कि आप निष्कर्ष भी भूमिका की तरह ही लिखें, लगभग 10% यानी कि 100 वर्ड से ऊपर ना हो, 1 या 120 के आसपास। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ा कर दोगे ना तो एग्जामिनर फिर पढ़ेगा नहीं और बोर हो जाएगा और ऑलरेडी वो थक चुका होता है आपकी कॉपी चेक करते हुए। ठीक? ये सब करने के बाद हो सकता है आपके मन में लगे कि हमारा जो निष्कर्ष है वो इतना अच्छा नहीं हो सकता, तो आप इसे भी रफ पेपर में लिख लें आप अपनी सुविधा के अनुरूप। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा कि निष्कर्ष को कैसे लिखना चाहिए। अब वही है, निष्कर्ष जब आप लिखते हैं तो कई सारे होते हैं। समाधान आधारित, मैंने आपको बताया कि आप सजेशन दे दें। चेतावनी आधारित, अगर आप इन्वायरमेंट से संबंधित लिख रहे हैं तो आप अवेयर कर दें। कविता या प्रसिद्ध कथन पर आधारित, अंत में जाते जाते कोई कविता लिख दें। जैसे महिलाओं को ही लेकर है तो आप लिख सकते हैं कि दिशा दीप्त बन उठी तुम्हारा, पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। ऐसे आप लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक? संपूर्ण सार के बारे में आप हल्का से लिख दें या भूमिका से आप रिलेट करते हुए लिखते हैं। क्लियर? मेरा यही मानना है कि आप जब भी लिखें तो समाधान आधारित लिखें या एनवायरनमेंट से संबंधित लिखें तो चेतावनी आधारित लिखें। क्यों? क्योंकि आप एक आईएएस ऑफिसर बन रहे हो और आप एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आप यही तो करोगी कि आपको उन सबको सजेशंस ही तो देना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही तो करना है, अपने सीनियर्स को बताना ही तो है
कि भाई साहब अगर आप इस स्कीम में इतने अमेंडमेंट नहीं करोगे तो आप इन आंदोलनों को फेस कर सकते हो। क्लियर? तो ऐसी बातें आपको जब बतानी ही हैं तो आप अपने निष्कर्ष में क्यों नहीं दर्शा सकते। क्लियर? तो इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ वाकई में इसका व्यक्तित्व तो काफ़ी परिष्कृत है। क्लियर? अब हमारी बात आती है लास्ट, वो है कि अपने निबंध का मूल्यांकन करना। जब इतनी 6 स्टेज हमने कवर कर ली तो ये हमारी 7वीं स्टेज होती है और इसमें हमारा होता है कि हम अपने निबंध का मूल्यांकन करें। मूल्यांकन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप आलोचनात्मक दृष्टि से अपने निबंध को पढ़ें। मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कई सारी पंक्तियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आप उनको समय रहते रेखांकित कर दें। आप उनमें जो विराम चिन्ह हैं, जो टिक मार्क हैं, उनको वहाँ पे लगा दें। जहाँ पे वर्तनियों में अशुद्धियाँ हैं उनको सही कर दें। जिन पैराग्राफ में आपने संयोजक शब्दों का उपयोग नहीं किया है वहाँ पे आप उनको मेंशन कर दें। क्लियर? ये सारी चीज़ें कर दें। इसमें क्या होगा, आप आलोचक की भांति ना देखें और ज़रूरी नहीं कि आप अपने निबंध का मूल्यांकन करें, लेकिन अगर समय आपके पास है तो आपको करना चाहिए। इससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपने सभी पार्ट्स में ये देखा पिछले 4 पार्ट में कि वास्तव में निबंध लिखते समय हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। हमने अपने कई सारे टॉपिक को कवर कर लिया है इस निबंध से संबंधित और आपको काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि निबंध को लिखते समय किन किन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। और फिर इसके बाद हमारे जो 2 पार्ट और आएंगे, हमने 7 पार्ट की आपसे बात की थी, तो हमारे जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स आएंगे उसमें हम देखेंगे कि टॉपर्स ने क्या सजेशंस दिए हैं निबंध को लेकर, साथ ही एक्सपर्ट टीम ने कौन से सजेशन दिए हैं उनको लेकर, और इसके अलावा यूपीएससी के पैनल या उनके स्पेशलिस्ट जो हैं उन्होंने क्या सजेशन दिए हैं, उन सारी चीज़ों को हम एक जगह समायोजित कर आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। क्लियर? मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।